रसोई का काम खत्म करने के बाद नैना जैसे ही कमरे में गई तो बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। उसके पति आदित्य ने कहा, नैना, शादी को 4 महीने हुए हैं, लेकिन तुम तो रात को इस कदर तक थक जाती हो कि मुझसे 2 मिनट बैठकर बात तक नहीं करती। मैं तुम्हारे रसोई से आने का इंतजार करता रहता हूँ, तुम सारा समय रसोई में ही लगा देती हो। झुकी झुकी आंखों से नैना ने कहा, क्या करूँ आदित्य, एक के बाद एक काम मेरा इंतजार करता ही रहता है और मेरे सिवा कोई है भी तो नहीं करने वाला। आखिर मम्मी जी को दूध देने तक सब काम मेरे हिस्से में ही तो आते हैं। तुम्हारी मम्मी मुझे एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती, इसलिए मैं इतना थक जाती हूँ कि कमरे में आते ही बस नींद आने लगती है। पूरी नींद लेना तो मैं भूल ही गई हूँ। कहते कहते नैना नींद के आगोश में चली गई। उसको पता ही नहीं चला और आदित्य उसको सोते हुए देखता रहा। आदित्य मन ही मन सोचने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी नई नवेली जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। अगली सुबह नैना की सास उर्मिला जी ने कहा, बेटा आदित्य, तेरी बहन वर्तिका छुट्टियां मनाकर वापस आई है और आज घर आने के बाद फोन पर कह रही थी कि भाभी से कह दे कि अच्छे से खाने पीने का इंतजाम कर ले। तेरी शादी के बाद ननद पहली बार ही आ रही है। आदित्य ने जैसे ही जाग चुकी नैना को ये बात बताई तो नैना खड़ी की खड़ी रह गई। उसे अपनी ननद के स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत मालूम था। ननद को खाने पीने का बहुत शौक था, जो वो आदित्य सुनती रहती थी। आदित्य ने नैना से कहा कि तुम जो भी बनाओगी उसमें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नैना ने कह दिया कि सोच कर बताऊंगी। उर्मिला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, दोपहर का खाना अच्छे से तैयार करना, वर्तिका दोपहर का खाना यहीं खाएगी। अब तो नैना और भी जल्दी जल्दी काम करने लगी। दोपहर के 12 बजे के आसपास जब वर्तिका आई तो उसके सास ने उसके साथ में उसकी सास कौशल्या जी, देवर और देवरानी प्रिया को देखा। नैना हैरान होकर देखती रह गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये लोग भी आने वाले हैं और उसने इतना खाना नहीं बनाया था। वर्तिका ने सबके सामने कहा, भाभी, ये सब लोग तो आज आपके हाथ का खाना खाने आए हैं। भैया कह रहे थे कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, हम भी तो देखे कि कैसा बनाती हो। ये सुनकर नैना को गुस्सा आ रहा था कि आखिर आदित्य को इतनी तारीफ करने की जरूरत क्या थी। नैना तो सबको यहाँ अचानक लेकर आ गई और थोड़ा सा समय भी नहीं दिया। नैना ने इशारे से आदित्य को रसोई में आने के लिए कहा तो आदित्य तुरंत बहाने से रसोई में पहुंच गया। आदित्य, आपकी दीदी ने तो ये बताया ही नहीं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। जो खाना मैंने बनाया है वो इतना नहीं है, इतने सारे लोगों में तो कम पड़ जाएगा। अब इतनी जल्दी मैं खाना कैसे तैयार करूं? आदित्य ने सामने रखे खाने की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। तभी वहां पर वर्तिका आ गई और बोली, मैंने तो मम्मी को सुबह ही बता दिया था कि कितने लोग आएंगे, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, क्योंकि ये खाना तो कम पड़ जाएगा। वर्तिका को अचानक सामने देखकर नैना और आदित्य हक्के बक्के रह गए। आदित्य ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा, वर्तिका, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। नैना, तुम जल्दी से मसाला तैयार करो और मैं बाहर से पनीर और तैयार दाल मखनी ले आता हूँ, तुम पूरियां बना लेना। आदित्य जल्दी से रसोई से निकल गया तो वर्तिका ने अपनी भाभी पर नाराज होते हुए कहा, भैया नहीं होते तो मेरी क्या इज्जत रह जाती, आपने तो मेरी इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे, खाना बनाने से पहले मम्मी से पूछ नहीं सकती थी क्या कि कितने लोग आ रहे हैं? वर्तिका अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाकर रसोई से निकल गई और जाकर सबके साथ बातें करने लगी। नैना जल्दी से पनीर की सब्जी के लिए मसाला तैयार करने लगी और इतने में आदित्य मार्केट से पनीर और तैयार दाल मखनी लेकर आ गया। अब खाने में 6 तरह की डिश हो चुकी थी। नैना ने जल्दी जल्दी टेबल पर खाने के डोंगे रख दिए और पूरियां तलने लगी। इतने सारे लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो पूरियां धीरे धीरे आ रही थी, जिससे सबको इंतजार करना पड़ रहा था। ये देखकर आदित्य खुद नैना की मदद करने रसोई में चला गया तो वर्तिका ने वहां आकर कहा, भाभी, आप भैया की मदद के बिना कोई काम नहीं कर सकती हो क्या? पहले तो आपने खाना कम बनाया, उस पर से अब आपसे पूरियां भी नहीं बन रही हैं। अरे, मैं तो अपने ससुराल में 50 लोगों को एक साथ खाना खिला देती हूँ। आप मेरे खाना बनाने की स्पीड देखोगी तो दंग रह जाओगी। आपके हाथ तो इतने धीरे धीरे चल रहे हैं जिन्हें देखकर मुझे उलझन हो रही है। मेरे ससुराल वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। आदित्य ने वर्तिका को बड़बड़ाते देखकर कहा, वर्तिका, तू बाहर जाकर देख, मैं जल्दी पूरियां लेकर आता हूँ। बाहर बैठी वर्तिका की माँ और उर्मिला जी को यह बुरा लग रहा था कि उनका बेटा रसोई में उनकी बहू की मदद कर रहा है। जैसे ही आदित्य हाथ में प्लेट भरकर पूरियां लेकर आया तो उर्मिला जी ने कहा, अरे बेटा, तू क्यों कर रहा है? बहू है ना करने के लिए, तू यहीं बैठ जा। ये सुनकर वर्तिका की सास कौशल्या जी ने कहा, अरे बहन जी, इतने सारे लोग खा रहे हैं तो पूरियां बनाने के लिए 2 लोग चाहिए। आपका बेटा तो कितना अच्छा है जो बहू की मदद कर रहा है। मेरा बेटा भी आपकी वर्तिका की बहुत मदद करता है, वर्तिका को कोई काम करने का मौका ही नहीं देता। ये सुनकर उर्मिला जी झेप गई। आपस में हो रही उन लोगों की ये बातें रसोई में काम करती हुई नैना के कानों तक पड़ रही थी, मगर वो तो इतनी जल्दी हाथ चला रही थी।
मानो उसका कोई कंपटीशन चल रहा हो और आज उसको जीतना हो। एक एक करके लोग खाने पर से उठने लगे तो नैना जैसे राहत की सांस लेने लगी, क्योंकि उस पर तेजी से पूरियां बनाने का दबाव भी कम होने लगा था। तभी वर्तिका की देवरानी प्रिया ने कहा, भाभी हम लोगों ने तो आपको परेशान कर दिया। सच में हमने तो दीदी से कितना मना किया था कि अकेली भाभी कहाँ तक कितने लोगों का खाना बनाएंगी, मगर दीदी चाहती थी कि आज हम आपके हाथ का खाना खाएं, इसलिए वो हमें जिद करके ले आई। नैना को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अगर सबको लाना भी था तो क्या पहले नहीं बता सकती थी। एंड टाइम पर सबको यहाँ लेकर आ गई। उस दिन तो नैना ने जैसे तैसे स्थिति संभाली, मगर अब उसे वर्तिका पर गुस्सा आता था, क्योंकि वर्तिका के घर जब भी कोई मेहमान आता था तो वो सबको लेकर अपने मायके में आ जाती थी और नैना को सबके लिए खाना बनाना पड़ता था। अब धीरे धीरे नैना को पता चल गया था कि उसकी ननद काम से बचने के लिए ऐसा करती है और अपने मेहमानों को यहाँ लेकर आ जाती है। उसने आदित्य से कहा, आदित्य दीदी तो कहती है कि वो 50 लोगों को एक साथ खाना बनाकर खिला सकती हैं, तो फिर अपने मेहमान लेकर यहाँ क्यों आ जाती हैं वो, और पहले ये बताती भी नहीं। फिर मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं सुपरफास्ट ट्रेन की तरह फटाफट खाना तैयार कर दूं। तुम बताओ क्या ऐसा हो सकता है? मेरे बारे में तो यहाँ कोई सोचता ही नहीं। तभी आदित्य ने कहा, अरे क्या है ना, सब लोग तुमसे मिलना भी चाहते हैं और यहाँ तो नई बहू के हाथों के खाने का रिवाज है, इसलिए सब लोग खुद से यहाँ आ जाते हैं। नैना ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो लगता है एक दिन पूरा खानदान ही यहाँ आ जाएगा। अपनी नैना देवरानी जेठानी चाचा मामी सबको लेकर आ चुकी हैं। अभी कोई बाकी बचा भी है या नहीं? यह सुनकर आदित्य हंसने लगा। तभी वहां पर उर्मिला जी की आवाज आई, बहू ये कौन सा तरीका है अपनी ननद के बारे में बात करने का? अरे मेहमान तो नसीब वालों के घर में आते हैं और तुझे मेहमानों का आना इतना बुरा लग रहा है। ये कुछ और नहीं, बस कामचोरी है तेरी, इसलिए ननद का आना तुझे बुरा लगता है। क्या गलत कह रही है वर्तिका कि तेरे हाथ इतने धीरे चलते हैं? अरे इतनी देर में तो 50 लोगों का खाना बन जाता है। सास की खरी खोटी सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए और मिला जी तो बड़बड़ाकर चली गई, लेकिन नैना आदित्य के गले लगकर रोने लगी। आदित्य हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है और शादी से पहले तुम्हें पढ़ाई कर रही थी, इसलिए एक साथ इतना सारा काम संभालना एकदम तो नहीं कर सकती ना। मुझे भी तो सब सीखने के लिए समय चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब मुझसे परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। आदित्य उसको समझाता रहा। पति के प्यार भरे शब्दों के आगे कुछ देर के लिए नैना अपना दुख भूल गई। 2 दिन बाद उर्मिला जी ने कहा, बहू वर्तिका कुछ दिन के लिए रहने आ रही है तो ख्याल रखना कि उसे कोई दिक्कत ना हो। नैना ने मन में सोचा कि दिक्कत तो अब मुझे होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी बेटी करती तो कुछ नहीं है मगर भाषण 1000 देती है। वर्तिका दोपहर बाद एक सूटकेस के साथ अपने मायके आ गई और बोली, भाभी मैं तो सोच रही थी कि शादी के बाद आपके साथ वक्त बिताने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि मैं तो खुद ही छुट्टियों में घूमने चली गई थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ दिन यहाँ रहने आ जाऊँ, मुझे यहाँ आराम भी मिल जाएगा और आपसे सेवा भी करवा लूंगी। नैना जी सुनकर मन में सोचने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, खूब करवाओ सेवा, तुम्हारी माँ ने मुफ्त की नौकरानी जो ला कर रखी है। नैना का सपाट चेहरा देखकर वर्तिका बोली, क्या हुआ भाभी, मुझे देखकर आप खुश नहीं लग रही हो? तब नैना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं दीदी मैं तो बस ये सोच रही थी कि अब आपके लिए क्या बनाऊं जो आपको पसंद आ जाए। वर्तिका ने भी तपाक से कहा, भाभी मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, बस थोड़ी फुर्ती से बनाना, क्योंकि आपके हाथ तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। वर्तिका की बातें सुनकर नैना को गुस्सा आ रहा था और वो देख रही थी कि वर्तिका किस तरह ताने देकर बातें कर रही है। फिर भी वो चुपचाप रसोई में वर्तिका के लिए शाम की चाय के साथ कुछ बनाने चली गई। उर्मिला जी ने आवाज देकर कहा कि बहू वर्तिका को पकौड़े पसंद है तो पकौड़े बना लेना। अचानक से पकौड़ों की डिमांड सुनकर नैना बेसन निकालने चली तो डिब्बे में बेसन नहीं था। खाली डिब्बे को देखकर नैना खड़ी रह गई और इतने में ही वर्तिका रसोई में आकर बोली, भाभी इस खाली डिब्बे को खड़ी क्यों घूर रही हो? आपने सुना नहीं, मम्मी ने पकौड़े बनाने के लिए कहा था, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अब तो भूख भी लगने लगी है, लेकिन पकौड़े बनाने हैं या नहीं? नैना ने झिझकते हुए कहा, दीदी बेसन खत्म हो गया है। ये सुनते ही वर्तिका पैर पटकते हुए बाहर आई और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आप कैसी बहू लेकर आई हो जिससे इतना भी नहीं पता रहता कि उसकी रसोई में बेसन है या नहीं? आपकी बहू में रसोई चलाने की कला नहीं है। रसोई में खड़ी नैना को याद आया कि उसने तो राशन की लिस्ट पे बेसन लिखा था, मगर सासू माँ बेसन लाई ही नहीं थी। वो तुरंत बाहर गई और उर्मिला जी से बोली, मम्मी जी मैंने लिस्ट में बेसन भी लिख कर दिया था मगर आप लाई ही नहीं, अब मैं पकौड़े कैसे बनाऊं? ये सुनकर उर्मिला जी आंखें निकाल कर बोली, अपनी गलती को मुझ पर क्यों डाल रही है? अरे अगर बेसन रह गया था तो क्या आदित्य से नहीं कह सकती थी? तूने देखा नहीं कि राशन में बेसन नहीं आया था? मेरी बेटी जितने अच्छे से घर संभालती है ना, वो तो कोई संभाल ही नहीं सकता। जब तक वर्तिका घर में थी कोई चीज इस तरह से खत्म नहीं हुई थी। उर्मिला जी ने तुरंत नैना की तुलना अपनी बेटी से करना शुरू कर दिया और ये बात नैना को बहुत बुरी लग रही थी।
अब रोज नैना जब भी काम करती या खाना बनाती तो वर्तिका उसे यही कहती कि भाभी आपके हाथ बहुत धीरे धीरे चलते हैं। मैं तो इतनी देर में सारे घर का काम खत्म कर देती हूँ। जितनी देर में आप 4 लोगों की रोटियां बनाती हो इतनी देर में तो मैं अपने सारे घर को खाना खिला देती हूँ। आप तो जानती हो ना कि मेरे ससुराल में कितने सारे मेंबर्स हैं। यह सुनकर नैना के अंदर गुस्सा उबलने लगा कि आखिर कब तक वर्तिकाओं से इस तरह के ताने देती रहेगी। वो पूरी मेहनत से हर काम करने की कोशिश कर रही है मगर उन लोगों को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। एक दिन वर्तिका ने नैना से कहा, आज नाश्ते में आलू की कचौड़ियां बना लो, मेरा तो खाने का बहुत मन कर रहा है। मगर नैना पहले ही पोहे की तैयारी कर चुकी थी, इसलिए उसने गुस्से में कहा, दीदी कचौड़ियां खानी है तो आप बना लो, क्योंकि मैं तो पोहे की तैयारी कर चुकी हूँ। आप तो जानती हैं ना कि मेरे हाथ कितने धीरे धीरे चलते हैं। अब बनाऊंगी तो रात को जाकर खाने को मिलेगा। यह सुनते ही वर्तिका ने नैना से कहा, तुम मुझे ताना मार रही हो? अरे काम ही इतना धीरे करती हो इसलिए तो तुमको इतना सुनना पड़ता है। लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि तुम अपने में सुधार करने की भी कोशिश नहीं कर रही हो। यह सुनकर नैना को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप यहाँ आकर करती क्या है? सारा काम तो मैं करती हूँ, उस पर भी आपको सुधार नजर नहीं आ रहा। वास्तव में तो देखने वाली नजर ही आपके पास नहीं है। ये सुनकर तो वर्तिका बुरी तरह से तिलमिला गई और अपनी माँ से गुस्से में कहने लगी, देखो माँ, भाभी का मुंह कैसे कैची की तरह चल रहा है। क्या अपने मायके में आराम करना पाप होता है जो भाभी मुझको ताना मार रही है? कचौरियां बनाने के लिए क्या बोल दिया? इन्होंने तो मुझे इतना कुछ सुना डाला। अपनी बेटी को रोते देखकर उर्मिला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो नैना से गुस्से में बोली, बहुत ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे अकल ठिकाने लगाना भी आता है। मेरी बेटी का कचौरियां खाने का मन है और तुझको बनानी पड़ेंगी। पोहा फ्रिज में रख दे, बाद में खा लेंगे। सासू माँ के सामने नैना को चुप रहना पड़ा, लेकिन जैसे ही रात को आदित्य ऑफिस से आया तो वो उसके सामने रो पड़ी। आदित्य, मैंने सबका दिल जीतने की भरपूर कोशिश की मगर मेरी अच्छाई कोई नहीं देख रहा। दीदी कोई काम नहीं करती लेकिन आदेश पर आदेश देती रहती हैं। तुम ही बताओ मैं इतना काम कैसे करूं? ये सुनकर आदित्य ने कहा, अरे कुछ दिन में चली जाएंगी, थोड़े दिन की तो बात है। बेचारी नैना सोचने लगी कि अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, मेरी ननद ऐसे बाज नहीं आने वाली। एक दिन वर्तिका ने अपनी माँ से कहा, मम्मी आज आपके दामाद मेरी सास और देवर के साथ खाने पर आ रहे हैं। आप अपनी बहू से कह दो कि सबका खाना तैयार करके रखे और पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए आप कह दो। उर्मिला जी ने मुंह बनाकर कहा, मैं देखती हूँ कैसे नहीं करती है। अरे हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आ सकता क्या? ये कहकर उर्मिला जी जोर जोर से नैना को आवाज लगाने लगी। जब नैना आई तो उर्मिला जी ने कहा, बहू वर्तिका के ससुराल वाले आ रहे हैं, दोपहर का खाना अच्छे से तैयार कर ले और वर्तिका से पूछ ले कि क्या क्या बनाना है, कहीं पिछली बार की तरह गलती ना कर दे। तेरे हाथ वैसे भी कछुए की तरह चलते रहते हैं। यह सुनकर नैना के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी बुरी तरह से खौलने लगा। वो मन में सोचने लगी कि जब देखो यहाँ किसी न किसी मेहमान को ले ही आती है। इसके ससुराल वाले आ रहे हैं मगर ये एक रोटी भी नहीं बनाएगी और मुझे सुनाती रहेगी कि कितना काम करती है। नैना ने खाने की तैयारी करना शुरू कर दिया तो वर्तिका ने आकर कहा, पहले आप उन लोगों को पकौड़ों का नाश्ता करवा देना और बाद में खाना लगा देना। ब्रेड पकौड़े बनाओगी तो अच्छा रहेगा। यह सुनकर नैना फटी आंखों से वर्तिका का चेहरा देखने लगी। जैसे ही दोपहर में वर्तिका के ससुराल वाले आए तो नैना आज फिर से हैरान रह गई, क्योंकि आज वर्तिका की बुआ सास मालती जी भी आई थी। उन्होंने आकर कहा कि हमें तो आदित्य की बहू को देखना था, इसकी तारीफ तो हम कब से सुन रहे हैं, तो सोचा मिलकर आ जाए। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक वो इन तारीफों का भुगतान करती रहेगी। उसने कभी इतना खाना नहीं बनाया था जितना अब उसे बनाना पड़ता था और कोई उसकी मदद भी नहीं करवाता था। कुछ देर बाद वर्तिका ने नैना से कहा, मेरे देवर और देवरानी घर पर आए लेकिन ताला लगा हुआ था तो मैंने उनको भी यहीं बुला लिया है, अब वो भी यहीं खाना खाएंगे। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, सबको यहाँ बुलाने की जरूरत क्या है, या फिर खुद कुछ क्यों नहीं करती है। जैसे ही नैना सबके लिए पकौड़े बनाने लगी तो वर्तिका ने आकर कहा, अरे ये इतनी धीरे धीरे पकौड़े तल रही हो, मैं तो इतनी देर में 50 लोगों को एक साथ पकौड़े खिला देती। तुम्हें क्या पता मैंने अपने ससुराल में कितने लोगों को एक साथ खाना खिलाया है, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। वर्तिका की बात सुनकर नैना कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक सिंक में जाकर अपने हाथ धोते हुए बोली, दीदी मैं चाय लेकर बाहर जा रही हूँ, आप फटाफट पकौड़े तल कर ले आइए, मैं बनाऊंगी तो सबकी चाय ठंडी हो जाएगी। आप तो 50 लोगों के पकौड़े तल सकती हैं एक साथ, मैं बस चाय रख कर आ रही हूँ, फिर आपसे सीखूंगी कि इतने सारे पकौड़े कैसे एक साथ बन जाते हैं। चलो आप शुरू करो, मैं भी आती हूँ। नैना ने ऐसे कहा तो वर्तिका उसका मुंह ही देखती रह गई, लेकिन नैना चुपचाप चाय लेकर बाहर आ गई। उसको अकेले चाय लाते देखकर उर्मिला जी ने कहा, बहू वर्तिका कहाँ है, वो रसोई में क्या करने बैठ गई, रसोई में उसका काम थोड़ी है। ये सुनकर सबके सामने नैना ने कहा, वो क्या है ना मम्मी जी, दीदी कह रही थी कि वो अपने ससुराल में 50 लोगों को एक साथ पकौड़े खिला देती हैं और आप तो जानती हैं मेरे हाथ काम में कितने धीरे धीरे चलते हैं।
इसलिए सोचा कि आज दीदी से ही पकौड़े बनवा लेते हैं। आप लोगों को बस 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, दीदी चुटकी में पकौड़े तलकर ले आएंगी। नैना की ये बात सुनकर वर्तिका की सास कौशल्या जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत कहने लगी, चलो भाई, आज तो हम भी वर्तिका के हाथों के पकौड़े खा लेंगे, क्योंकि नौकरों के हाथों के पकौड़े खाकर हम भी बोर हो गए हैं। नैना बहू, जरा वर्तिका से कहना कि पूरी अभी आज वही बना दे, हम भी तो देखें उसकी स्पीड कितनी है। रसोई में हक्की बक्की खड़ी वर्तिका ये सब सुनकर पत्थर जैसी खड़ी रह गई। नैना जैसे ही अंदर आई तो वर्तिका बोली, भाभी ये क्या किया आपने? आपने जानबूझकर ऐसा किया है ना? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी बाहर से वर्तिका की सास की आवाज आने लगी, अरे वर्तिका, पकौड़े जल्दी से ले आओ। बहन जी, मुझे पता नहीं था कि आपकी बेटी इतनी स्पीड से काम कर लेती है। मैं तो अब घर से खाना बनाने वाली को भी हटा दूंगी। उसके हाथ का खाना खाकर हम तो बोर हो गए हैं। आपकी तरह हम भी आपकी बहू के हाथ का खाना खाया करेंगे। अंदर खड़ी नैना फटी आंखों से अपनी ननद को देख रही थी। दीदी, आप मुझसे कितना झूठ बोलती थी ना कि 50 लोगों का खाना बनाती हो, जबकि आपके ससुराल में तो खाना बनाने वाला भी नौकर है। मुझे नीचे दिखाने के लिए क्या ये सब करना जरूरी था? आज खुद को अच्छा साबित करने के लिए अब आपको पकौड़े बनाने ही पड़ेंगे। बाहर आपकी सास आपके हाथ के पकौड़े खाने का इंतजार कर रही है। ये कहते ही नैना बाहर चली गई। वर्तिका की सास ने नैना से कहा, अरे बहू, तुम भी यहीं बैठ जाओ, तुम भी तो हमारी बहू के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाकर देखो। उर्मिला जी ये सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से में बौखला रही थी। उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि वर्तिका की सास क्या कह रही है। वर्तिका का पति भी हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। वर्तिका को भी सबके लिए पूरी पकौड़े बनाने पड़े। सारे मेहमानों के जाने के बाद उर्मिला जी ने नैना से कहा, तूने आज अच्छा नहीं किया बहू। तब नैना ने दहाड़ कर कहा, आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छा करते थे ना, जो मैंने बुरा कर दिया। मैं इतने महीनों से अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ, मगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आप हमेशा मेरी तुलना अपनी बेटी से करती थी, मगर आपकी बेटी तो ससुराल में एक रोटी तक नहीं बनाती है। शर्म आ रही है मुझे आप लोगों को अपना ससुराल कहते हुए भी। मुझे नीचे दिखाने के लिए आप लोग किस हद तक गिर गए। दीदी, पहले अपने ससुराल में अच्छा बनने की कोशिश करो, मुझे नीचा बात में दिखाना। और सासू माँ, जब अपनी ही बेटी के साथ ये सब हुआ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? दूसरे की बेटी के साथ करना तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। इतना कहकर नैना अपने कमरे में चली गई और कमरा बंद करके बिस्तर पर सो गई। अब उसे सुकून की नींद आ रही थी, क्योंकि अब जाकर उसके दिल की भड़ास निकली थी। वर्तिका अपनी माँ के सामने रोकर कहने लगी, मम्मी, आपकी बहू ने मेरा अपमान किया है। तो उर्मिला जी ने कहा, वर्तिका, आज तेरी सास की बातों से मुझे महसूस हुआ कि उसे भी अच्छी बहू की जरूरत है। मैंने आज तक तुझे गलत सिखाया। मेरी बहू में वो संस्कार हैं जो मैं तुझको नहीं सिखा पाई। बहू से तो इतनी उम्मीदें की गई, मगर बेटी को कुछ नहीं सिखाया। सारी गलती मेरी है। अब तू अपने घर जा और ससुराल वालों के साथ अच्छे से बर्ताव कर। वर्तिका अपनी माँ का बदला रूप देखकर तंग रह गई और गुस्से में सूटकेस उठाकर चली गई। बाद में उर्मिला जी ने रसोई का सारा काम संभाला और जब नैना सोकर उठी तो रसोई का सारा काम हुआ देखकर वो हैरान रह गई। तब उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। मैंने तुझे कुछ नहीं समझा, ये मेरी गलती है, मगर वादा करती हूँ अब ये गलती नहीं होगी। नैना मुस्कुराकर अपनी सास के गले लग गई। उसके बाद उसके ससुराल में सब कुछ ठीक हो गया। कभी भी दूसरे की बेटी या बहू की झूठी तुलना करके उसे नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता और परिस्थितियां होती हैं। दूसरों को कम आंकने से पहले खुद के गिरबान में झांकना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। क्या नैना ने ननद वर्तिका का झूठ सबके सामने लाकर सही किया या गलत? अगर आप नैना की जगह होते तो ऐसी स्थिति को कैसे संभालते? क्या आज के समय में भी बेटियों और बहुओं में भेद करना सही है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, और मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए और फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय।